हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10th के चैप्टर 1 के वीवीआई 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो रिवीजन करेंगे और इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टोटल 10 हैं और इसमें चैप्टर 1 के हैं, वीवीआई क्वेश्चन है इसमें, और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलते हैं टॉपिक 1 पे, यानी क्वेश्चन 1 पे है। इसमें कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। जो समतल दर्पण होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। फर्स्ट में दे रहा है क्या वह ए में वास्तविक होता है, बी में जो है क्या वास्तविक और सीधा होता है, सी में वास्तविक तथा उल्टा होता है, और डी में दे रहा है कि आभासी यानी काल्पनिक, आभासी यानी काल्पनिक और बराबर। तो इसमें से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी आभासी और बराबर बनता है। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण गोल होता है। फिर अगर बाहर से कलई कर दिए तो ये अवतल दर्पण का निर्माण हो गया, और हम लोग अगर अंदर से कलई कर दिए तो ये उत्तल दर्पण का निर्माण हो गया। तो इसमें कह रहा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब दोनों, यानी अवतल और उत्तल दोनों में पूछ रहा है। ठीक है। इसमें गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की होती है। तो क्या होती है, पहले ये समझते लो कि गोलीय दर्पण कैसे होता है। ऐसे देखिए, अगर बाहर से कलई कर दिए गोलीय दर्पण को तो ये अवतल दर्पण का निर्माण हुआ, और अगर अंदर से कलई कर दिए तो ये उत्तल दर्पण का निर्माण हुआ। और जो बीच में होता है, और बीच से लेकर के और इसकी सतह के बीच को कहते लो वक्रता त्रिज्या। क्या कहते लो? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकस दूरी के दुगुना होता है। कितना होता है? दुगुना। तो ये आर हो गया, और जो फोकस दूरी होता है अर्थात दो को फोकस दूरी को मिलाने पर, यानी एक फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी दो को फोकस दूरी को मिलाने पर ये वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। तो इसमें कह रहा है गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की बराबर होती है। कितनी फोकस दूरी के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए में दे रहा है कि आधी होती है, बी में दे रहा है कि दुगुनी होती है, सी में दे रहा है तिहाई होती है, और डी में दे रहा है चौथाई होती है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका फॉर्मूला होता है, यानी हमको फोकस दूरी निकालना है, तो एफ बराबर होता है आर बटा के 2 हम लोग जो हम पूरे क्लास में पढ़ा चुके हैं ये। अब इसमें हम लोग आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है, यानी जो सोलर कुकर जो जितना भी प्रयोग किया जाता है वो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वास्तव में सोलर कुकर में जो सोलर कुकर होते हैं उसमें प्रकाश की किरणों को केंद्रित करके यानी एकत्रित करके उसमें भेजना रहता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है अवतल दर्पण, बी में दे रहा है समतल दर्पण, और सी में दे रहा है उत्तल दर्पण, और डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हिसाब से ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसमें प्रकाश की किरणों को केंद्रित करके कुकर के अंदर देना रहता है ताकि वो कुकर गर्म हो जाए और भोजन अच्छा से जल्द ही पक जाए। और अगला क्वेश्चन चौथा नंबर कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो इसमें से कौन सा होगा आंसर? इसमें आपका फर्स्ट में दे रहा है कि उत्तल दर्पण, फर्स्ट में दे रहा है उत्तल दर्पण, बी में दे रहा है, ए में आपका उत्तल दर्पण, बी में आपको दे रहा है अवतल दर्पण, सी में दे रहा है समतल दर्पण, और डी में दे रहा है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों। तो इसमें से कौन होगा? इसमें से कौन होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण में सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह पृष्ठ में इसका प्रयोग किया, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गति करती है का मतलब चलती है, कैसी रेखा में जाती है? तो प्रकाश की किरणें सदैव सीधी रेखा में जाती है, ठीक है, सदैव जब भी जाएगी तो किसी रेखा में, सीधी रेखा में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा है सीधी रेखा में, फर्स्ट। सेकेंड में टेढ़ी मेढ़ी रेखा में। सी में दे रहा है कि इनमें से किसी भी दिशा में। और आपका डी नंबर में दे रहा है उपयुक्त सभी। तो हम अभी पहले ही बता चुके हैं कि प्रकाश की किरणें जो है वो सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, अर्थात हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। फिर अगला 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? इसके कितने नियम तो हम क्लास में ही पढ़ा चुके हैं, ये तो केवल ये रिवीजन चल रहा है, एक एक करके 1 से लेकर 10 तक के प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे और रिवीजन करते चलेंगे। जिसको रिवीजन हो गया होगा, जिसको याद हो गया होगा, वो रिवीजन करते चलेंगे, ताकि उनको सही समय पर रिवीजन होने से जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो 6ठा नंबर पे कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए में दे रहा है 1, बी में दे रहा है 2 और सी में दे रहा है 3 और डी में दे रहा है 4। तो कितने होते हैं? हम तो बता चुके हैं 2 होते हैं क्लास में ही। कितने होते हैं? 2 नियम। एक होता है आपतित किरण और प्रवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। एक नियम ये हो गया। और दूसरा नियम कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे समझाते हैं, देखिए ये हो गया प्रवर्तक आपका सतह हो गया, ठीक है, ये प्रवर्तक सतह यानी अवरोधक माध्यम भी बोल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, ये आ रही है तो इसको बोलते लोग आपतित किरण, ये जा रही है तो परावर्तित किरण, और बीच में जो ये बना तो इसको बोलते लोग अभिलंब। क्या बोलेंगे लोग? अभिलंब। तो ये सब एक ही बिंदु, यथार्थ मान लीजिए कि सभी एक ही बिंदु पर ना, यथार्थ मान लीजिए ये बिंदु कोई है तो ये बिंदु पर ही आकर सब मिल रहा है, तो इसीलिए इसको कहेंगे लोग कि आपतित किरण और प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जो लंबवत जो खड़ा होते हैं वो सभी एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर होते हैं, ये होना चाहिए, ये नियम होता है। तो फर्स्ट नियम ये हो गया। और सेकेंड नियम जो होता है वो होता है कि आपतन कोण यानी जितना डिग्री का होता है उतना डिग्री का परावर्तन कोण भी होना चाहिए, ये दूसरा नियम कहता है इसमें, ठीक है। तो कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, जो हम क्लास में इस नियम को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको बाबू कि किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो उत्तल में तो छोटा ही बनाता है, ठीक है। अब तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है कि समतल दर्पण, ठीक है, बी में दे रहा है अवतल दर्पण, सी में दे रहा है उत्तल दर्पण, फिर डी में दे रहा है इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखते हैं लोग क्या होता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण, ठीक है। तो किसी दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या चाहिए? अवतल दर्पण, ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में हमारा जो दाढ़ी वगैरह बनाया जाता है या हजामती दर्पण भी उसको बोला जाता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में आपको ये दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये हजामती दर्पण है, इसी में देख करके आराम से सेव कर लिया जाता है, ताकि इसमें बनने वाले प्रतिबिंब ये जो है ये है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है, इसी से देख करके और दाढ़ी आराम से अपनी बना लेता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर आप ही लोग बताइए क्या होगा इसमें? तो अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हाँ, अवतल दर्पण का है, ठीक है। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात मतलब जहाँ हवा भी नहीं है, वहां पे प्रकाश की चाल कितनी तेज से चलती है, तो उसको
उसको देखते हैं कितना कितना दिया है। इस ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिर बी में दिया है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, फिर सी में दिया है 3 × 10⁸ मिलीमीटर सेकेंड, फिर डी में दिया है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें ये तो हम क्लास में ही बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलता है, वेग के साथ चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आज तक का सबसे अंतिम प्रश्न देखते हैं लोग और ऑब्जेक्टिव देखते हैं लोग। इसमें 10वां नंबर कौन है? किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण का आवर्धन मतलब वो कितना बड़ा कोई प्रतिबिंब को बना सकता है। ठीक है, कितने बड़े प्रतिबिंब को बना सकता है। तो कितने इसमें दिया है? प्लस का 1, माइनस का 1, 0, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को 10 तक देखे, रिवीजन करें अच्छा से और अगला वीडियो अगला है। ठीक है।